कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुश्किल वक्त में जनता को राहत देने के लिए आम बजट पेश किया। ये पहला मौका था जब बजट दस्तावेज नहीं छपे और वित्त मंत्री ने पेपरलेस बजट पेश किया। कोरोना संकट से पैदा हुई परिस्थितियों के मद्देनजर मोदी सरकार ने इस बार बजट में हेल्थ सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। हम आर्थिक स्थिति में भी हम मजबूत हो रहे हैं। ये पहला बजट है, इस नए दशक का ये पहला बजट है। ये डिजिटल बजट है और ये सभी आपके समर्थन से, सहयोग से हो पाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुश्किल वक्त में जनता को राहत देने आम बजट पेश किया। दशक का पहला बजट 6 स्तंभों पर आधारित है। इसमें पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा स्तंभ है भौतिक वित्तीय पूंजी इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा स्तंभ है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा स्तंभ मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, पांचवा रिसर्च और डेवलपमेंट और छठा स्तंभ न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। कोरोना वायरस के मद्देनजर इस बार आम आदमी की सेहत का खास ख्याल रखा है मोदी सरकार ने। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने इस बार वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया। सरकार की ओर से इसके लिए 64,180 करोड़ रुपए दिए गए। मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान किया है। इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137% तक बढ़ाया गया है। हालांकि इस बार के बजट में टैक्स भरने वाले करदाताओं को कुछ खास नहीं मिला। वित्त मंत्री की ओर से आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिससे करदाताओं के हाथ जरूर मायूसी लगी है। लेकिन सड़क, रेलवे, मेट्रो और दूसरे आवागमन प्रोजेक्ट्स के लिए मोदी सरकार ने दिल खोलकर सौगात दी है। वित्त मंत्री ने रेलवे को जहां 1.10 लाख करोड़ का बजट दिया, चेन्नई, बंगलुरु, नागपुर और नासिक मेट्रो का विस्तार के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया, जबकि सरकारी बस सेवा पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी केंद्र सरकार। वित्त मंत्री की घोषणाओं में बंगाल समेत कई चुनावी राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनाव की झलक भी दिखी। तमिलनाडु में 1.3 लाख करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, केरल में 65,000 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे की सौगात वित्त मंत्री ने दी, तो मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर और कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान भी प्रमुख है। इस बार देश में डिजिटल जनगणना होगी। इसके अलावा स्पेस मिशन और लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान भी बजट में किया गया है। प्रदूषण कंट्रोल के लिए वित्त मंत्री ने 5 साल में 2,000 करोड़ का प्रावधान किया है। वहीं किसानों की आय को 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य भी सरकार ने रखा है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि इस बार राजकोषीय घाटा 6.8% रहने का अनुमान है। इसके लिए सरकार को 80,000 करोड़ की जरूरत होगी, जो अगले 2 महीनों में बाजार से लिया जाएगा। नई दिशा और एक नई दृष्टि देश के विकास और जन कल्याण की इस बजट में दी गई है। ये क्रांतिकारी बजट है, ऐतिहासिक बजट है, भारत की समृद्धि और विकास का बजट है। इसमें समाज के सब वर्गों का ध्यान रखा गया है। जितने बजट हुए हैं उससे सबसे ज़्यादा जीडीपी की गिरावट। दूसरी ओर मैं पहले ही कहता था ये सब कुछ बेच डालेंगे और वही हो रहा है। सरकारी बैंक से लेके बंदरगाह तक, सरकारी बीमा कंपनी से लेके बिजली लाइन तक, रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से लेकर वेयर हाउस तक सबको बेचने की इसकी योजना है। कुल मिलाकर वित्त मंत्री के 2021-22 वाला डिजिटल बजट में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है, लेकिन पेट्रोल पर 2.5 और डीजल पर 4 रुपए का कृषि सेस लगने से आम लोगों को झटका जरूर लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।